तो हेलो एस्पिरेंट्स, आज एथिक्स के अंतर्गत उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसे डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था। देखिए, क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। ये केस स्टडी से संबंधित क्वेश्चन है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था 20 मार्क्स के लिए। देखिए, केस स्टडीज को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अराउंड 120 टू 130 मार्क्स जो आपका पेपर होगा यूपीएससी में GS4 का, उसके अंतर्गत 120 टू 130 मार्क्स केवल केस स्टडीज से आते हैं। जब आप कोचिंग करते रहते हैं तो कई बार आप सेक्शन ए जो रहता है उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन केस स्टडीज़ पर आप कम इंपॉर्टेंस देते हैं। कोचिंग में भी काफ़ी कम इंपॉर्टेंस है, कम महत्ता दी जाती है। महज 3 या 4 केस स्टडीज़ करवाई जाती है मुश्किल से, और ये नहीं बताया जाता कि कैसे केस स्टडीज़ को एक्चुअल में अप्रोच करना है। तो ज़रूरी हो जाता है कि केस स्टडीज़ को ठीक से अप्रोच किया जाए और इसे भी ड्यू इम्पोर्टेंस दिया जाए। लगभग हर महीने यदि आप फ्रेशर हैं तो एटलीस्ट 1 से 2 केस स्टडीज़ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आज से हम शुरू करेंगे केस स्टडीज़ को, देखेंगे कि किस तरीके से केस स्टडीज़ को सॉल्व किया जाता है। और देखिए, स्टार्टिंग से ही मैं पहले ये बता दूं कि हर केस स्टडीज़ की अप्रोच डिफरेंट होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक अप्रोच को अपनाकर आप सारी केस स्टडीज़, जो 6 केस स्टडीज़ आती है यूपीएससी में हर पेपर के अंतर्गत, जो यूपीएससी के यदि आप पिछले पास पेपर्स को देखेंगे तो 6 केस स्टडीज़ यूपीएससी आपसे पूछता है GS4 में। तो ऐसा नहीं कि आप एक पर्टिकुलर पैटर्न अपनाकर छयों की छयों केस स्टडीज लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। हर केस स्टडी का अप्रोच अलग होता है और उसको लिखने का पैटर्न अलग होता है। तो इस तरीके से अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे केस स्टडीज को अप्रोच किया जाए और केस स्टडीज को किस तरीके से लिखा जाना जरूरी है। तो चलिए पहले एक कंसेप्ट डिस्कशन समझ लेते हैं। एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत किस प्रकार से नैतिकता का निर्धारण होता है, वह कौन से कारक होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या इंटरनेशनल रिलेशंस में एथिकलिटी को स्थापित करते हैं। देखिए, किसी भी डिसीजन जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में लिया जाता है उसकी एथिकलिटी अनएथिकलिटी इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला है नेशनल इंटरेस्ट, दूसरा है ह्यूमैनिटी और तीसरा है सॉवरेनिटी। नेशनल इंटरेस्ट यानी कि जो हमारे राष्ट्र हित होते हैं वो, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, और सॉवरेनिटी मतलब कि संप्रभुता। तो जो जब कोई भी निर्णय कोई भी देश लेता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत, उसे इन तीनों कारकों पर खरा उतरना पड़ेगा, तभी उसे नैतिक या अनैतिक कहा जाएगा। तो जैसे आप उदाहरण के तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। भारत का जो ये कदम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो राष्ट्रीय हितों से तो जुड़ा ही हुआ है। इससे हमारे देश के राष्ट्र हित की पूर्ति होती ही होती है। साथ ही साथ ये ह्यूमैनिटी के कंसेप्ट यानी कि मानवता को भी आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है, क्योंकि जब जो क्लाइमेट चेंज है वो कम होगा, जो कि इंटरनेशनल सोलर सोलर अलायंस की अवधारणा ही है, तो वो मानवता को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और इसी तरीके से किसी भी देश की संप्रभुता पर चोट नहीं करता है। तो क्योंकि ये तीनों कदम खरे उतरते हुए नजर आते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंतर्गत, इसलिए इसे आप नैतिक कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण है सलमा डैम का, जो भारत ने अफगानिस्तान के अंतर्गत निर्मित किया है। देखिए, इससे ह्यूमैनिटी को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, क्योंकि जो अफगानिस्तान के अंतर्गत लोग हैं, सलमा डैम से उन्हें काफ़ी लाभ मिल रहा है। इसी तरीके से भारत और अफगानिस्तान के मध्य संबंध भी पनप रहे हैं, जिससे हमारा जो राष्ट्र हित है उसकी भी पूर्ति होते हुए नजर आ रही है। और साथ ही साथ ये सॉवरेनिटी यानी कि अफगानिस्तान की संप्रभुता पर भी चोट नहीं करता। तो इस कारण से सलमा डैम जो है उसे भी आप नैतिक कह सकते हैं। देन भारत का ये जो कदम है कि रिबिल्डिंग रखाइन प्रोविंस, या ये जो रखाइन प्रोविंस है, रखाइन जो प्रांत है वो म्यांमार के अंतर्गत आता है, ताकि जो रोहिंग्या वहां पर रहते हैं उनका बेहतर विकास और बेहतर सेटलमेंट हो सके, इसलिए भारत ने कदम उठाया। तो ये म्यांमार की संप्रभुता पर भी चोट नहीं करता है, पहली बात ये। दूसरा, ये मानवता को आगे बढ़ा रहा है। और तीसरी बात है कि हमारे देश के राष्ट्र हितों की भी पूर्ति करता है, क्योंकि इससे भारत और म्यांमार के संबंध प्रगाढ़ रूप से स्थापित होंगे। तो इसी कारण से ये भी नैतिक कदम है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी प्रश्न आता है इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित एथिक्स में, तो कोई भी कदम की यदि आप एथिकलिटी दर्शा रहे हैं तो इन तीनों पर ही उसकी पूर्ति होनी चाहिए। तो चलिए अब आज के प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए अब केस स्टडी के एस्पेक्ट को देखते हैं। देखिए, केस स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर आपको आपके हर स्टेप्स का, जो भी आप स्टेप लिखेंगे उनका जस्टिफिकेशन देना जरूरी हो जाता है। और साथ ही साथ जस्टिफिकेशन के साथ साथ आपको एज अ फर्स्ट पर्सन केस स्टडी लिखनी पड़ती है। इसलिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब आप सेक्शन ए के आंसर्स लिखते रहते हैं वहां पर आप एज अ फर्स्ट पर्सन आंसर में लिखते हैं, लेकिन केस स्टडी के अंतर्गत कभी आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, कभी आपको एसपी बना दिया जाएगा। तो अलग अलग अप्रोच में यूपीएससी आपसे जानने की कोशिश करता है कि आप कितने नैतिक हैं। तो जब आप एज अ फर्स्ट पर्सन आंसर करते हैं केस स्टडी में, तब आपकी एक्चुअल में एथिकलिटी झलकती है, ज़्यादा से ज़्यादा झलकती है। तो देखिए, जो ये क्वेश्चन है, यदि आपके पास ये प्रश्न नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो जो आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा इस क्वेश्चन का, वो काफ़ी क्रिस्प रखिएगा, काफ़ी शॉर्ट रखिएगा। सीधा सीधा बताइए कि जो आपके मित्र के अंतर्गत मनोवृत्ति है या जो एटीट्यूड है उसे आप
फॉलोइंग वेज में चेंज करेंगे या निम्नलिखित रूप में उसमें परिवर्तन लेकर आएंगे। क्योंकि देखिए जब आप कोचिंग के अंतर्गत केस स्टडीज के पेपर्स देंगे तो उसमें आपको लगभग 4 पेपर लिखने के लिए 4 पेजेस लिखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यूपीएससी कभी कभी क्या करता है आपको 2 पेज देगा या ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज दे देगा लिखने के लिए। तो यदि आपका इंट्रोडक्शन काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो जो मेन बॉडी है वो उसे आप ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और जैसे मैंने बताया जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, इसी से ही आपको अंक प्राप्त होंगे। तो ज़रूरी है कि आप मेन बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा लिखें और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को शॉर्ट रखें। तो इंट्रोडक्शन आपको क्रिस्प रखना है, सीधा बताइए कि जो आपके दोस्त के अंतर्गत एटीट्यूड है पब्लिक सर्विस को लेकर, जो नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं उसे आप निम्नलिखित रूप में फॉलोइंग वेज में बदलेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट एटीट्यूड है आपके दोस्त का, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत कर रहा है आपका मित्र, वो ये है कि पब्लिक सर्वेंट को अनैतिक होना चाहिए, क्योंकि जो नैतिक पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जो एथिकल पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, उनका करियर काफ़ी मुश्किल भरा होता है, उनके परिवार को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो देखिए आपको उसे काउंटर आर्ग्यूमेंट उसको इस प्रकार से प्रस्तुत करना पड़ेगा, आपको दर्शाना पड़ेगा कि जो पब्लिक सर्वेंट होता है उसका एम कभी भी करियर को लेकर नहीं होता, ना ही उसका जो एम है वो अपने परिवार को फायदा पहुंचाना होता है। उसका हमेशा जो लक्ष्य है वो है कि लोक सेवा ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रूप में कर सके, ताकि जो जनता है उन्हें उचित सेवाएं मिल सके। तो ये आपको आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बताना पड़ेगा कि मैं उसे ये भी एग्जाम्पल दूंगा, जैसे मंजुनाथ शमनुगम जी का जो एग्जाम्पल है कि उन्होंने करप्शन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी, उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की, ताकि करप्शन को कम किया जा सके और जनता की जो सेवा है उसे बेहतर रूप में संचालित किया जा सके। तो कुछ इस प्रकार का आर्ग्यूमेंट देते हुए आपको जो आपके दोस्त की फर्स्ट एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड, उसमें परिवर्तन लेकर आना पड़ेगा। देन सेकेंड जो एटीट्यूड दर्शाया गया है वो ये है कि व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक इफ ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी ट्राइज टू बी एथिकल। यानी कि अगर अधिकांश लोग अनएथिकल है, अधिकांश अधिकारी अनएथिकल है, अनैतिक है, तो ऐसे में जो छोटा वर्ग है अधिकारियों का जो नैतिक है उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो आपको उसकी इस मनोवृत्ति में इस प्रकार से बदलाव लेकर आना है कि आप ये बताइए कि जब जो छोटा वर्ग है जो नैतिक है वो ठीक तरीके से गवर्नेंस लेकर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव गवर्नेंस आएगा उसके उनके कार्यों के चलते, और इसी तरीके से जो जनता का ट्रस्ट है, विश्वास है सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति, वो भी स्थापित होगा। उदाहरण के तौर पर आप उसे ई श्रीधरन का एग्जाम्पल दीजिए। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा आंसर के अंतर्गत कि मैं उसे ई श्रीधरन जी का एग्जाम्पल दूंगा, जिन्होंने नैतिक मूल्यों पर चलते हुए भी दिल्ली मेट्रो को इतना सफल बनाया, जबकि उन पर इतने अनैतिक दबाव थे। उन पर यह भी दबाव था उनके मिनिस्टर के द्वारा कि उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक अन्य कंपनी को देना, जबकि ई श्रीधरन जी ने वो कॉन्ट्रैक्ट मेरिट बेसिस पर जापानीज कंपनी को दिया। तो आप कुछ इस प्रकार का उदाहरण देते हुए बता सकते हैं कि मैं अपने मित्र का जो नकारात्मक मनोवृत्ति है वो इस प्रकार से परिवर्तित करूंगा। देन जो आपके दोस्त की तीसरी मनोवृत्ति है वो ये कह रही है कि आपका दोस्त ये कहना चाह रहा है कि जो अनैतिक देश हैं वो ज़्यादा प्रगति करते हैं और जो नैतिक देश हैं वो ज़्यादा प्रगति नहीं करते। तो आप ये दर्शाइए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कई सारे जो नैतिक देश हैं वो बहुत बेहतर प्रगति कर रहे हैं। आप आंसर में ऐसे लिखिए कि मैं उसे उदाहरण दूंगा जापान का, जहाँ पर लोग इतने ज़्यादा नैतिक है और उन्होंने इतने कम समय के अंतर्गत, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके पश्चात से केवल 40-50 वर्षों के अंतर्गत जापान ने इतनी बेहतर प्रगति कर ली। और साथ ही साथ मैं उसे ऐसे अनैतिक देशों का भी उदाहरण दूंगा जिन्होंने अनैतिक मूल्यों पर चलकर, अनैतिक मूल्य पर वह चले लेकिन उनका पतन हो गया। उदाहरण के तौर पर आप उन्हें लीबिया का एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं, साथ ही साथ आप इसमें इराक का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सद्दाम हुसैन ने जिस तरीके से अनैतिक मूल्यों पर देश का शासन किया, वर्तमान समय में इराक की जिस प्रकार की स्थिति है वो सद्दाम हुसैन की नीतियों के चलते ही, अनैतिक नीतियों के चलते ही। तो इस प्रकार से अपने मित्र की जो मनोवृत्ति है, नकारात्मक मनोवृत्ति है या नेगेटिव एटीट्यूड है, उसमें इस तरीके से परिवर्तन लाने की कोशिश करूंगा। देन जो फोर्थ आर्ग्यूमेंट आपका मित्र ये कह रहा है कि ठीक है बड़े बड़े करप्शन नहीं करने चाहिए, लेकिन जो छोटे ग्रेटिफिकेशन हैं या छोटे करप्ट एक्टिविटीज है उसमें अधिकारियों को शामिल हो जाना चाहिए। तो आप ये दर्शाइए कि जब छोटे करप्ट एक्टिविटीज में अधिकारी शामिल होंगे तो उसी के चलते ही बिग करप्शन आगे या बड़े भ्रष्टाचार को आगे बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप कॉमनवेल्थ गेम या जो नीरव मोदी स्कैम था उसे दर्शा सकते हैं। आप बताइए कि इसके द्वारा मैं उसे दर्शाने की कोशिश करूंगा, अपने मित्र की मनोवृत्ति को परिवर्तित करने की कोशिश करूंगा। तो आपको ये जस्टिफिकेशन देने हैं आर्ग्यूमेंट्स के साथ साथ, और जस्टिफिकेशन आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप दर्शाइए कि कैसे आप उस मित्र की मनोवृत्ति परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। और निष्कर्ष में ये लिख दीजिए कि जो एटीट्यूड है, क्योंकि एटीट्यूड से ही संबंधित ये केस स्टडी, जो आपका जो सिलेबस के अंतर्गत जो एटीट्यूड का चैप्टर है उसी से ये केस स्टडी है। तो आप ये बताइए कि मैं परसुएशन के माध्यम से या अनुनयन की प्रक्रिया के माध्यम से अपने मित्र की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने की कोशिश करूंगा।
तो ये होगी केस स्टडी की अप्रोच, ये प्रमुख डायमेंशंस होंगे जो केस स्टडी के अंतर्गत आने चाहिए। जस्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है इस केस स्टडी में लिखना, हर केस स्टडी में आपको जस्टिफिकेशन देना ही पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें ठीक से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।